हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। सो अभी हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं कमर्शियल लॉ के एक चैप्टर को, दैट इज चैप्टर नंबर 9। नेम ऑफ द चैप्टर इज इंडेमनिटी एंड गारंटी। स्टार्ट करते हैं हम इंडेमनिटी और गारंटी के मतलब से। हमने इंडेमनिटी एंड गारंटी के क्वेश्चंस आगे भी इस चैनल के ऊपर करे हुए हैं, सो हमें थोड़ी बहुत क्लैरिटी है। इंडेमनिटी में हम लॉस कंपनसेट करते हैं, गारंटी में हम श्योरिटी देते हैं ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करने की। सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी से स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज अ टाइप ऑफ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब इंडेमनिटी क्या है? एक कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। आपको एक चीज़ याद रखनी है कि इंडेमनिटी इज अ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है विच मे हैपन और मे नॉट, क्योंकि लॉस अराइज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है इंडेमनिटी होल्डर को। द इंडेमनिटी सिंपली मीन्स मेकिंग समबडी सेफ। किसी को सेव करना इंडेमनिटी का मतलब है, और पेइंग समबडी बैक, किसी को पे बैक करना भी मतलब है, और किसी को कंपनसेट करना। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट, अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव द अदर फ्रॉम लॉस कॉज्ड बाय हिम। उसके द्वारा अगर उसे कोई लॉस होता है तो उसे पे करने के लिए वो प्रॉमिस करती है, बाय कंडक्ट ऑफ प्रोमिसर हिमसेल्फ और बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन। या तो जो प्रोमिसर है उसने प्रॉमिस किया, उसकी वजह से उसे घाटा हुआ है, या फिर किसी अदर पर्सन की कंडक्ट से उसे घाटा हुआ है, तो हम उसे उसका लॉस कंपनसेट करेंगे। और इंडेमनिटी की डेफिनेशन हमें कौन देता है? सेक्शन 124 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। द पर्सन, वो पर्सन जो प्रॉमिस करता है टू मेक गुड द लॉस इज कॉल्ड इंडेमनीफायर। जो प्रॉमिस करता है कि वो लॉस को गुड कर देगा, दे विल मेक लॉस गुड, इज इंडेमनीफायर। एंड द पर्सन टू होम द प्रॉमिस इज मेड, उसे इंडेमनीफायर्ड या फिर इंडेमनिटी होल्डर बोलते हैं। एग्जाम्पल से देखिए, पी वेंट टू सिनेमा। अब पी सिनेमा में गया अपने इन फ्रेंड थिएटर जलंधर में गया, एंड पार्क इज स्कूटर एट फ्रेंड्स थिएटर पार्किंग। उसने पार्किंग में अपना स्कूटर पार्क कर दिया। ही हैड लॉस द टोकन गिवन बाय द गेट कीपर ऑफ स्टैंड। जो टोकन से मिला था पार्किंग करने के बाद, पी ने वो खो दिया। द गेट कीपर रिफ्यूज टू रिलीज पी स्कूटर विदाउट रिसीविंग द टोकन बैक। तो जो गेट कीपर है वो पी को एक्टिवा निकालने नहीं दे रहा उस टोकन के बिना। पी कॉन्ट्रैक्टेड विद आर, पी आर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में था, द कॉन्ट्रैक्टर ऑफ द स्टैंड, उस स्टैंड का कॉन्ट्रैक्टर, टू इंडेमनीफाई आर अगेंस्ट एनी लॉस विच आर विल सफर इन केस एनी अदर फर्दर पर्सन क्लेम्स दैट स्कूटर इन फ्यूचर। सिंपली यहाँ पर उन्होंने बोला है पी एक कॉन्ट्रैक्ट में था आर के साथ, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द स्टैंड to indemnify R against any loss which R will suffer in case any other person claim that scooter in future. This contract is a contract of indemnity. Here P is the indemnifier and R is the indemnified or indemnity holder. So ये एग्जाम्पल हम थोड़ा सा इंडेमनिटी वाला कर लें, फिर आपको प्रॉपरली समझ आ जाएगी। सो दिस एग्जाम्पल इज ऑन द होल्ड, ये एग्जाम्पल हम करेंगे। अभी नेक्स्ट मूव करते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास है A and B, two friends went to a shop. A says to shopkeeper, let B have the goods. I shall see you are paid. So A और B दो दोस्त हैं, एक दुकान पर गए। A कहता है दुकानदार को, A says to the shopkeeper, let B have the goods. B को goods लेने दो। I shall see you are paid. वो उसे पे कर देगा। इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बिटवीन ए एंड शॉपकीपर। सो ये भी एग्जाम्पल अभी प्रॉपरली हमें क्लियर नहीं है, इसको भी होल्ड पे रखते हैं। एक्स कॉन्ट्रैक्ट टू इंडेमनीफाई वाई अगेंस्ट द कंसिक्वेंसेज ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स। एक्स कॉन्ट्रैक्ट करता है वाई के साथ, मतलब वाई को सेव करता है, विच जेड में टेक अगेंस्ट वाई इन रिस्पेक्ट ऑफ सम ऑफ 10,000। जेड वाई के अगेंस्ट 10,000 का कुछ केस कर सकता है। द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एक्स एंड वाई इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। हियर एक्स इज द इंडेमनीफायर एंड वाई इज द इंडेमनिटी होल्डर। दिस एग्जाम्पल इज डन। ये एग्जाम्पल्स अभी होल्ड पे हैं। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, क्या फीचर्स हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के। फीचर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी शुड हैव द फॉलोइंग फीचर्स। Essentials of a valid contract. वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, void कॉन्ट्रैक्ट, voidable कॉन्ट्रैक्ट, तीनों में आपको डिफरेंस बताती हूँ। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो है जिसके अगेंस्ट हम कोई किसी को स्यू कर सकती है क्योंकि वो वैलिड है। void कॉन्ट्रैक्ट वो है जो वैलिड नहीं है, ठीक है, मीन्स जिसके अगेंस्ट हम केस नहीं फाइल कर सकते।
वर्डेबल वो है जो फिलहाल तो वैलिड है, लेकिन कोई एक पार्टी उसे गलत बोल सकती है, उसे इनवैलिड शो कर सकती है, वर्ड कर सकती है, तो उसके ऊपर केस नहीं किया जा सकता। फिलहाल किया जा सकता है, लेकिन अगर एक पार्टी ने उसे वर्ड बना दिया वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट को, तो उसके ऊपर केस नहीं किया जाएगा। सो वैलिड, वर्ड एंड वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट आपको समझ लगे। सो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के सभी फीचर्स उसमें होने चाहिए। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज अ स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मस्ट हैव ऑल द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जितने भी एसेंशियल्स होते हैं ना एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, वो सारे के सारे उसमें होने चाहिए। सच एज कंसिडरेशन, कॉम्पिटेंस और कॉम्पिटेंस ऑफ द पार्टीज, फ्री कंसेंट, लॉफुल ऑब्जेक्ट। सो आपको भी सभी नहीं समझ लगे होंगे, लाइक कंसिडरेशन, कॉम्पिटेंस ऑफ पार्टीज। सिंपली फ्री कंसेंट होना चाहिए सभी पार्टीज का, पार्टीज फ्रीली उसमें एक कॉन्ट्रैक्ट बना रही हो इंडेमनिटी का। लॉफुल एक्शन के लिए इंडेमनिटी क्रिएट की गई हो। आप दो भी लिख दोगे आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की ही। Mr. P requested Mr. Q, an editor of the newspaper, to publish a defamatory article against Mr. X. Mr. P Mr. Q को बोलता है कि आप X के खिलाफ ये खबर लिखो, आर्टिकल लिखो, and promise to indemnify Mr. Q. और अगर मिस्टर क्यू को ये आर्टिकल लिखने के बाद कोई घाटा होता है तो वो उसे इंडेमनीफाई करेंगे। इट इज़ नॉट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द इंडेमनिटी एज इट सब्जेक्ट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। ये जो है ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। आप किसी बंदे के खिलाफ कुछ आर्टिकल पब्लिश करवा रहे हो, तो इट इज़ अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। सो दिस इज ए इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल, राइट। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज अ पार्ट ऑफ जर्नल क्लास ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है ना, वो क्या है, वो जर्नल क्लास ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स का एक पार्ट है। मीन्स कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग। एक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। टू डू और नॉट टू डू समथिंग मतलब कुछ करने पे या फिर कुछ ना करने पे होता है। इफ सम इवेंट कोलैटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डजंट हैपन, अगर कोई इवेंट होगा तभी वो अराइज होगा। कोलैटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डजंट हैपन। सिंस द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी assurance and the indemnified to compensate the loss if caused to him because of certain factors, its performance is contingent upon happening of such loss so as a type of contingent। तो जब हम इंडेमनिटी को प्रॉपरली कर लेंगे, हम ये दो एग्जाम्पल्स और ये वाला पॉइंट फिर से करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। इम्प्लाइड का मतलब कॉमन सेंस, या मान ही लेते हैं कि ये चीज़ होती ही होती है, ऐसे होती है, मान लेते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं। और एक्सप्रेस का मतलब है वर्बली या फिर रिटन फॉर्म में किया गया हो। द एक्सप्रेस प्रोमिस इज वन वेयर अ पर्सन प्रोमिसेस इन एक्सप्रेस टर्म्स टू कॉम्पनसेट, दैट इज, इसका मतलब क्या है, एक ऐसा एक्सप्रेस प्रॉमिस वो है जहाँ पे एक पर्सन प्रॉमिस करता है एक्सप्रेस टर्म्स में कॉम्पनसेट करने के लिए, दैट अगर वो यूज़ करेगा वर्ड्स लाइक इधर रिटन या फिर ऑरल। सो इम्प्लाइड प्रॉमिस का मतलब है, सो एक्सप्रेस का मतलब आपको समझ लगे, एक्सप्रेस टर्म्स का मतलब है रिटन या फिर ओरल में वर्ड्स को यूज़ करके। और इम्प्लाइड का मतलब है वेयर द कंडक्ट ऑफ प्रोमिसर शोज दैट प्रोमिसेस टू इंडेमनिटी द थर्ड अदर पार्टी। जो इम्प्लाइड प्रोमिस है उसका मतलब क्या है, वेयर द कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसर का ऐसा कोई कंडक्ट होता है, जो प्रॉमिस करता है उसका कोई ऐसा काम होता है जो ये शो करता है कि वो प्रॉमिस कर रहा है इंडेमनीफाई करने के लिए दूसरी पार्टी को। अब इसकी एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट को समझने के लिए, बेसिकली इम्प्लाइड प्रॉमिस को समझने के लिए। मिस्टर ए एन ऑक्शनर सोल्ड सर्टेन कैटल्स ऑन इंस्ट्रक्शंस ऑफ मिस्टर बी। अब यहाँ पे मिस्टर ए ने, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एडमसन वर्सेस जार्विस का पॉइंट केस। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बोला, एक ऑक्शनर है मिस्टर ए, मीन्स बोली लगाता, उसने बोला कि ये तुम कैटल्स को बेच दो। अब मिस्टर बी को इम्प्लाइड प्रॉमिस है ये उसके लिए कि ये उसकी ही होंगी, कैटल्स ए की ही होंगी। इट सब्सिक्वेंटली टर्न आउट दैट द लाइफ स्टॉक डिडंट बिलोंग टू मिस्टर बी। अब मिस्टर बी, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, मिस्टर बी ने मिस्टर ए को बेचने के लिए बोला, मिस्टर बी ने मिस्टर ए को कैटल्स बेचने को बोला। अब ये कैटल्स मिस्टर बी को बिलोंग ही नहीं करती, सो बट टू सम अदर पर्सन
हु मेड मिस्टर ए लाइबल, मिस्टर ए ने बेची तो मिस्टर ए लाइबल हो जाएगा. मिस्टर ए इन टर्न sued मिस्टर बी फॉर इंडेमनिटी फॉर द लॉस ही हैड दस सफर्ड ड्यू टू एक्टिंग ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ मिस्टर बी. मिस्टर ए फिर फर्दर मिस्टर बी को ऊपर केस करता था क्योंकि उसके ऊपर किसी ने केस कर दिया था. इट वॉज हेल्ड दैट मिस्टर बी हैड टू इंडेमनीफाई मिस्टर ए. मिस्टर बी को मिस्टर ए का सारा लॉस कवर करना पड़ेगा बिकॉज देयर वॉज इम्प्लाइड प्रॉमिस टू कंपनसेट द ऑक्शनर फॉर एनी लॉस ऑन द काउंट ऑफ डिफेक्टिव टाइटल ऑफ द गुड सोल्ड बाय ऑक्शन. क्योंकि यहाँ पर डिफेक्टिव टाइटल है, मीन्स टाइटल ही उसका नहीं है. सो दिस इज द केस ऑफ एडमसन वर्सेज जार्विस 1827. सो नेक्स्ट है द लॉस. ये हमारी एग्जाम्पल क्लियर होगी. नेक्स्ट है द लॉस में बी ड्यू टू कंडक्ट ऑफ प्रोमिसर हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन. लॉस प्रोमिसर की वजह से भी हो सकता है, प्रोमिसर के किसी कंडक्ट की वजह से या फिर किसी थर्ड पार्टी के कंडक्ट की वजह से. इट मीन्स इट कवर्स केसेस वेयर द लॉस इज कॉज्ड बाय ह्यूमन एजेंसी ओनली. जब ह्यूमन एजेंसी के एक पॉइंट आता है यहाँ पर ह्यूमन एजेंसी होनी ज़रूरी है. एंड इट डजेंट कवर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंश्योरेंस. जो इंडेमनिटी है ना उसमें इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं आते हैं, लाइक लाइफ इंश्योरेंस. बेसिकली यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, लाइफ इंश्योरेंस की. नो लाइफ इंश्योरेंस. However, it was not the intention of the legislature. Therefore, the English law is followed by our court in respect. So, it covered losses caused by accidents and events. हमारा जो लॉ है वो इंग्लिश लॉ को फॉलो करता है. सो हम यहाँ पर सिर्फ एक्सीडेंट्स एंड इवेंट्स को केस करते हैं. इट मीन्स इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट लाइक फायर इंश्योरेंस एंड मेराइन इंश्योरेंस आर कवर्ड. हाउएवर इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. ठीक है. सो ये हमने कर लिए फीचर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. 4 फीचर्स थे. पहला है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के सभी एसेंशियल्स इसमें होने ज़रूरी हैं. दूसरा है कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है ये एक. तीसरा है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये इम्प्लाइड एक्सप्रेस दोनों हो सकता है. चौथा है ये प्रॉमिसर या फिर किसी दूसरे पर्सन के कंडक्ट की वजह से अराइज होता है. इसकी कंटेंजेंसी अगर अराइज होती है तो किसकी कंडक्ट की वजह से अराइज होती है. नेक्स्ट है हमारे पास राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर व्हेन ही इज कंपेल्ड टू पे. क्या राइट्स हैं अब इंडेमनिटी होल्डर के जब उसे हम पे करने के लिए कंपेल करते हैं. सो जब एक इंडेमनिटी होल्डर यानी जिसको सेव किया जाना था जब वो कोई लॉस बियर करता है तब उसके क्या राइट्स हैं. व्हेन द इंडेमनिटी होल्डर इज हेल्ड लायबल टू पे डैमेजेस देन ही बिकम्स एंटाइटल्ड टू रिकवर द कंपनसेशन फ्रॉम इंडेमनीफायर. तब वो रिकवर करवा सकता है अपनी कंपनसेशन को इंडेमनीफायर से. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 125 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट द इंडेमनिटी होल्डर हैज़ द राइट टू रिकवर द फॉलोइंग फ्रॉम द इंडेमनीफायर बाय द वे ऑफ कंपनसेशन if he has acted within the scope of the authority. All damages which he may be compelled, सभी damages, all cost which he may be compelled to pay, all sum he may have to pay in compromise for any such suit. सभी लीगल कॉस्ट, सभी डैमेजेस एंड सभी कॉम्प्रोमाइज जो सम उसने दिया है वो. रीड करते हैं एग्जाम्पल्स को. अ मैनेजर इन अ फर्म बिकम्स अ पार्टनर इन द फर्म. एक मैनेजर है फर्म का, वो फर्म का पार्टनर बन जाता है एट द अश्योरेंस ऑफ बी. बी की अश्योरेंस में कि हाँ भाई तेरे को मेरे को फ़ायदा होगा तू भी बन जा. अ पार्टनर दैट इफ़ एज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन एनी ईयर्स बिकम्स कम टू लॉस. अगर ए का जो प्रॉफिट का शेयर है वो लॉस में आ जाता है किसी भी साल में देन हिज एनुअल सैलरी एज अ मैनेजर द डेफिशिएंसी विल बी पेड बाय ई. उसकी एनुअल सैलरी के हिसाब से तो उसकी जितनी भी डेफिशिएंसी होगी वो बी उसे देगा. एज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन अ फाइनेंशियल ईयर इज लेस देन हिज एनुअल सैलरी. तो क्या हुआ उसका जो प्रॉफिट है उसकी एनुअल सैलरी से कम आ जाता है 8,000 से. सो ए इंटाइटल्ड होगा बी को उसके 8,000 देने के लिए जितने भी डैमेजेस वो बियर करता है इंडेमनिटी होल्डर. इंडेमनीफायर उससे रिकवर करा सकते हैं इंडेमनीफायर से इंडेमनिटी होल्डर. नेक्स्ट है ऑल कॉस्ट विच ही मे बी कंपेल्ड टू पे. द इंडेमनिटी होल्डर इज इंटाइटल्ड टू रिकवर फ्रॉम द इंडेमनीफायर ऑल कॉस्ट विच ही हैड पेड इन ब्रिंगिंग और डिफेंडिंग एनी स्यूट. जितनी भी लीगल फी होती है वो सारी उससे रिकवर करवा सकता है ऑफ इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. सो मिस्टर एक्स द क्रेडिटर ऑथराइजेज हिज एजेंट ए. अब मिस्टर एक्स जो है वो एक क्रेडिटर है, वो ऑथराइज करता है अपने एजेंट ए को कि वो रिकवर कर सकता है डेट फ्रॉम हिज डेटर बी. अब ए एक्स ने यहाँ पर आपको लिख के दिखाती हूँ. अब जो हमारा एक्स है उसने बी से पैसे लेने हैं
और एक्स का एक एजेंट है, उसने बोला कि तुम बी से पैसे ले लो। ए रिकवर्स अ डेट फ्रॉम बी, ए ने बी से डेट रिकवर कर लिया बट थ्रू लीगल एक्शन इन कोर्ट, पर कोर्ट को बीच में इन्वॉल्व करवाना पड़ा, यहाँ पे बीच में कोर्ट को इन्वॉल्व करवाना पड़ा, तो उसकी कुछ लीगल फी लगी होगी, 5,000 उसने स्पेंड करे लीगल सूट के ऊपर। सो अब ए एंटाइटल्ड है रिकवर कराने के लिए कॉस्ट को एक्स से, क्योंकि एक्स के बिहाफ पे उसने ये काम करा था। अगर तो घाटा हुआ तो एक्स को होना चाहिए, तो पैसे तो एक्स ने लेने थे ना। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास, ऑल सम विच ही मे पेड इन कॉम्प्रोमाइज ऑफ एनी सच सूट। अब जितना भी उसने पे करा है सूट के कॉम्प्रोमाइज में, वो सारा उससे लेगा। द इंडेमनिटी होल्डर इज एंटाइटल्ड टू रिकवर फ्रॉम द इंडेमनीफायर ऑल द अमाउंट विच ही हैज पेड अंडर द टर्म्स ऑफ एनी कॉम्प्रोमाइज ऑफ सच सूट। अब कई बार क्या होता है, कोई केस सूट हो जाता है, कोई फाइल हो जाती है, तो उसमें क्या करते हैं, अगर कोई केस नहीं खत्म हो पाता है तो हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। हम कहते हैं कि चलो केस छोड़ो, हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हो, इतने दे दो, मैं इतने दे देता हूँ, जैसे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। जब कोई भी ऐसे टर्म्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज आता है, हाउएवर ही मस्ट एक्ट विद इन द स्कोप ऑफ इट्स अथॉरिटी एंड कॉम्प्रोमाइज मस्ट नॉट कंट्रेरी टू द ऑर्डर्स ऑफ द इंडेमनीफायर। सो उसको क्या चाहिए कि जब इंडेमनिटी होल्डर पे करता है कॉम्प्रोमाइज को, उसे अथॉरिटी के एक्ट स्कोप में काम करना चाहिए, एंड जो कॉम्प्रोमाइज है मस्ट नॉट बी कॉन्ट्रेरी टू द ऑर्डर्स ऑफ इंडेमनीफायर। जो इंडेमनीफायर जो आपको कॉम्प्रोमाइज के पैसे देगा, उसके ऑर्डर्स के बाहर नहीं होना चाहिए। सो विद दैट हमें एक चीज़ पता चली है कि अभी तक हमने एक ये एग्जाम्पल, एक ये पॉइंट, और अब एक ये वाला पॉइंट, ये जो लास्ट लाइन है इसकी, ये वाला पॉइंट भी करेंगे बाद में। इंडेमनिटी पूरा खत्म कर लें, फिर करते हैं हम। उससे पहले ये लास्ट टॉपिक रह गया अभी इंडेमनिटी का, फिर हम गारंटी स्टार्ट करेंगे। सो राइट्स ऑफ इंडेमनीफायर, ये तो राइट्स हमने बात करी इंडेमनिटी होल्डर के, कि वो लीगल कॉस्ट सारी रिकवर करवा सकता है, डैमेजेस रिकवर करवा सकता है, सारा रिकवर करवा सकता है, सम पेड एज अ कॉम्प्रोमाइज मनी। अब क्या इंडेमनीफायर के राइट्स हैं, क्या उसके हक हैं? As Indian Contract Act is silent about rights of indemnifier, it has been held that his rights are similar to the rights of surety, as discussed under 141 of the Contract Act. So जो इंडेमनीफायर के राइट्स हैं ना, वो श्योरिटी के राइट्स बिल्कुल सेम ही हैं। जब हम श्योरिटी के राइट्स करेंगे तब इंडेमनीफायर के राइट्स भी हो जाएंगे। अब करते हैं कमेंसमेंट ऑफ इंडेमनीफायर्स लायबिलिटी। अब इंडेमनीफायर की लायबिलिटी प्राइमरी होती है, डायरेक्ट होती है, इतना तो हमें पता है। अब वो कैसे आती है? सो इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट there is no provision regarding the time of commencement of indemnifier liability under the contract act. कोई टाइम मेंशन नहीं है। Initially the English law followed the rule that the indemnity was payable only after the indemnity holder has suffered actual loss. इंग्लिश में ये कहता था जब जो इंडेमनिटी तभी राइज होती है जब इंडेमनिटी होल्डर जब है वो लॉस बियर कर लेता है, लॉस सफ़र कर लेता है, क्या कर लेता है, लॉस सफ़र कर लेता है। बट इट वॉज वेल एस्टेब्लिश्ड रूल दैट द इंडेमनिटी होल्डर मे कंपेल द इंडेमनीफायर टू डिस्चार्ज द लायबिलिटी। बट ये ऐसे इस्टेब्लिश रूल भी है कि जो इंडेमनिटी होल्डर है वो कंपेल कर सकता है इंडेमनीफायर को उसकी लायबिलिटी से डिस्चार्ज करवाने के लिए, प्रोवाइडेड हिज लायबिलिटी हैज़ बिकम ऑब्सोल्यूट। इन फैक्ट ये पॉइंट जो ऑब्सोल्यूट वाला पॉइंट है, दिस इज ऑल्सो अ न्यू पॉइंट। इन फैक्ट इंडेमनिटी इज नॉट नेसेसरी गिवन बाय रीपेमेंट। इन फैक्ट जो इंडेमनिटी है ना वो नेसेसरी गिवन बाय रीपेमेंट आफ्टर पेमेंट, वो ये नेसेसरी नहीं होती कि पेमेंट के बाद ही रीपेमेंट करनी है। इंडेमनिटी रिक्वायर्स दैट द पार्टी टू बी इंडेमनीफाइड शेल नेवर बी कॉल अपॉन टू पे। इंडेमनिटी रिक्वायर कब होती है? तब रिक्वायर होती है जब जो पार्टी है इंडेमनीफाइड, जिसे इंडेमनीफाई किया गया है, शेल नेवर बी कॉल्ड अपॉन द पे। दिस इज अगेन अ न्यू पॉइंट। एग्जाम्पल पे सीधा पढ़ते हैं, फिर इस पॉइंट को समझेंगे। मिस्टर पी प्रोमिसेस टू कंपनसेट मिस्टर क्यू। मिस्टर पी ने मिस्टर क्यू को कंपनसेट करने की कॉम्प्रोमाइज करने के लिए उसे बोला, फॉर एनी लॉस अगेंस्ट मिस्टर आर द कोर्ट ऑर्डर्स मिस्टर क्यू टू पे मिस्टर आर डैमेजेस ऑफ 700। तो मिस्टर क्यू पी से मांग सकता है एज द लॉस हैज बिकम सर्टन हो गया कि हाँ भाई लॉस अक्कर होगा। क्यू में क्लेम द अमाउंट ऑफ लॉस फ्रॉम मिस्टर पी एंड रिमिट द सेम टू आर, और वो पैसा रिमिट कर देगा आर को, राइट। सो इंडेमनिटी का आगे चैप्टर करने से पहले जो हमने चीज़ें छोड़ी थी उसको कंटिन्यू करते हैं। सो ये वाली जो एग्जांपल है ना, ये एग्जांपल ही गलत है, सो इसे हम नहीं करेंगे, यहाँ पे कुछ मिसप्रिंटिंग है। अब आगे मूव करते हैं जो हमने छोड़ी थी। हमारा यहाँ पर पॉइंट क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है जो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता।
किसी को सेव करना हमारा मेन मोटिव होता है। ए एंड बी, टू फ्रेंड्स, वेंट टू अ शॉप, दोनों एक दुकान पर गए। ए सेज टू द शॉपकीपर, देखो ए और बी दुकान पर गए। ए शॉपकीपर को कहता है लेट बी हैव द गुड्स, आई शैल यू आर पेड, तो इसको गुड्स लेने दो, मैं तुम्हें पे कर दूंगा। तो इसने इसको इंडेमनिटी दी, क्या दी, इंडेमनिटी दी एस को। इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बिटवीन ए एंड शॉपकीपर, तो ए एंड एस के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है। दिस इज ऑल्सो क्लियर। अब आगे मूव करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज अ पार्ट ऑफ जर्नल क्लास ऑफ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है ना, वो क्या है, जर्नल क्लास ऑफ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स का एक पार्ट है। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स वो होते हैं विच मे और मे नॉट हैपन। सो क्या पता बी ही से पे कर देता तो ए को से पैसे देने की ज़रूरत ही ना पड़ती। सो वही यहाँ पर देखते हैं। A contingent contract is a contract to do or not to do something if some event, collateral or such contract does or does not happen. So यहाँ पे पढ़ते हैं जो मेन वाला डाउट था। Since the contract of indemnity assures the indemnified to compensate the loss, जैसा कि contract of indemnity में क्या होता है, जो indemnified होता है यानी जो indemnity holder होता है उसे loss compensate करने के लिए promise करते हैं if caused to him, अगर उसे कोई loss होता है बिकॉज ऑफ सर्टेन फैक्टर्स, कुछ कारणों की वजह से, इट्स परफॉर्मेंस इज कंटिजेंट। सो उसको ये लॉस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ये कंटिजेंट है अपॉन हैपनिंग ऑफ सच लॉस। सो इट इज़ अ टाइप ऑफ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब ऊपर वाले को भी एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। अ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज द कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग, कुछ करना या फिर कुछ ना करना। अगर कुछ हो गया तो कर देंगे, कुछ नहीं हुआ तो नहीं करेंगे, अगर कुछ नहीं हुआ तब भी कर देंगे। तो वो जो कंडीशन एग्रीमेंट में जो बात हुई होगी उसके अकॉर्डिंग ही होगा। इफ़ सम इवेंट कोलैटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट, अगर कुछ हो जाता है, कुछ नहीं होता तभी करेंगे। अगर कुछ कोलैटरल, जो हमने सिक्योरिटी दी थी, कोलैटरल वाला पॉइंट अभी भी हमारा एक तरीके से डाउट है, इसे हम करेंगे। बाकी ये वाला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया है। सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन, ये वाला पॉइंट हम बाद में करेंगे, उससे पहले आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट डाउट था ये वाला पॉइंट। All sum which he may have paid in compromise of any such suit, the indemnity holder is entitled to recover from the indemnifier all the amount which he has paid under the terms of any compromise of any such suit. However, he must act within the scope his authority. जितनी उसकी अथॉरिटी होती है ना, उसे उसके अंडर ही काम करना चाहिए इंडेमनिटी फायर को या फिर इंडेमनिटी होल्डर को। जितना उसने कहा था कि मैं इतना पे करूंगा तो उतना ही वो पे करेगा। एंड द कॉम्प्रोमाइज मस्ट नॉट कॉन्ट्रेट द ऑर्डर ऑफ इंडेमनीफायर। इंडेमनीफायर ने जितना नहीं भी कहा था, अगर उससे ज़्यादा आपने कॉम्प्रोमाइज़ में दे दिया तो इसे हम कुछ नहीं कर सकते, वो आपको उतना ही देगा जितना कॉन्ट्रैक्ट में था, जितना वो एस्टिमेट करके आपको बता सकता है। नेक्स्ट है ये वाला पॉइंट, दैट इज बट इट वॉज well established rule that the indemnity holder may compel the indemnifier to discharge the liability provided his liability has absolute. In fact, indemnity is not necessarily given by repayment after payment. ये पॉइंट में हमारा डाउट था। जो इंडेमनिटी है इज नॉट नेसेसरीली गिवन बाय पेमेंट आफ्टर रीपेमेंट, रीपेमेंट आफ्टर पेमेंट, पेमेंट के बाद रीपेमेंट होती है। कई बार क्या होता है, कोई लॉस हुआ तो जो इंडेमनिटी होल्डर है उसको हम पैसे दे देते हैं, फिर वो आगे जिसको उसने देने होते हैं वो उसको दे देता है, ठीक है। तो कई बार ऐसा नहीं भी होता, कई बार जो इंडेमनिटी होल्डर है वो रीपेमेंट करने से पहले खुद पेमेंट कर देता है और बाद में रिफंड लेता है अपना। तो इंडेमनिटी रिक्वायर्स दैट द पार्टी टू बी इंडेमनिफाइड शैल नेवर बी कॉल्ड अपॉन टू पे। सो जो इंडेमनिटी है वो क्या रिक्वायर करती है, जो पार्टी टू बी इंडेमनिफाइड है ना, जो इंडेमनिटी है वो कभी भी पे नहीं करेगी, वो रीपेमेंट होने के बाद ही पेमेंट करेगी। रीपेमेंट आफ्टर पेमेंट, पेमेंट हो गई, पेमेंट के बाद वो रीपेमेंट करेगी अपना लॉस का। सो एग्जाम्पल था हमारा डाउट, ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है, मिस्टर पी प्रोमिसेस टू कंपनसेट मिस्टर क्यू। मिस्टर पी ने मिस्टर क्यू को कंपनसेट करने को बोला अगर उसका कोई भी लॉस होता है आर के साथ। द कोर्ट ऑर्डर्स मिस्टर क्यू टू पे आर 7500। अब इसको 7500 देने का इसको केस में आया। एज द लॉस हैज़ बिकम सर्टेन, ये सर्टेन हो गया, सो मिस्टर क्यू कैन क्लेम द अमाउंट फ्रॉम पी। सो क्यू इससे मांग सकता है फ्रॉम पी टू रिमिट द सेम टू आर। पी आर को दे सकते हैं या फिर पी क्यू को देके क्यू आर को दे देगा, क्यू अपनी तरफ से 7500 आर को नहीं देगा। सो ऐसे इंडेमनिटी होल्डर की, इंडेमनीफायर की, जो इंडेमनीफायर होता है उसकी लायबिलिटी कमेंस होती है। अब हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी पर। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का मतलब क्या है, मीनिंग ऑफ गारंटी।
अकॉर्डिंग टू, अब जो इंडेमनिटी का मतलब है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 126 दे रहा है। 126 जो है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का मतलब दे रहा है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 126 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस। अब यहाँ पे क्या है, परफॉर्म करवाना है हमने प्रॉमिस को। प्रॉमिस क्या है, लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करवाना या फिर ऑब्लिगेशन। डिस्चार्ज द लाइबिलिटी ऑफ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ डिफॉल्ट। डिफॉल्ट के केस में उस तीसरे बंदे की लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करवाना यानी उसको परफॉर्म करवाना। द पर्सन हु गिव्स द गारंटी इज कॉल्ड श्योरिटी। द पर्सन इन रिस्पेक्ट हुज डिफॉल्ट गारंटी इज गिवन इज कॉल्ड प्रिंसिपल डेटर, यानी जो लोन लेता है वो प्रिंसिपल डेटर होता है। और जो टू होम द गारंटी इज गिवन, जैसे गारंटी दी जाती है वो क्रेडिटर होता है। गारंटी में भी इधर ऑरल और रिटर्न, गारंटी ऑरल भी हो सकती है, रिटर्न भी हो सकती है। एग्जाम्पल से समझते हैं। एक्स एडवांसेस अ लोन ऑफ 2 लाख। एक्स ने 2 लाख का लोन दिया वाई को इन रिक्वेस्ट ऑफ जेड। अब बीच में जेड की रिक्वेस्ट पर जेड ने एक्स को बोला कि तुम इसे लोन दे दो। जेड प्रोमिसेस टू एक्स, जेड ने एक्स को प्रॉमिस किया दैट ही विल पे द अमाउंट इन केस इट इज़ नॉट रीपेड बाय वाई। This is the contract of guarantee. X is the creditor, Y is the principal debtor and Z is the surety. So example clear हो गई हमें। A contract of guarantee is a tripartite agreement. Tripartite का मतलब यहाँ पे हम 3 पार्टी से बोल सकते हैं। which contemplates the principal debtor, the creditor and the surety. इसमें 3 बंदे होते हैं। It is a triangular relationship in which the following 3 collateral contracts may arise. अब collateral contracts का क्या मतलब है उसकी बात में बात करेंगे। As between principal debtor and creditor, as between creditor and surety, as between surety and principal debtor. Simply surety और principal debtor के बीच में, principal debtor और creditor के बीच में, surety और creditor के बीच में, आपको ऐसे याद कर लेना है। आगे देखिए, it may be noted that the principal debtor who when requests the surety to act as a surety, जो पैसा लेता है वो जब श्योरिटी को रिक्वेस्ट करता है कि वो श्योरिटी की तरह एक्ट करे, देयर इज एन इम्प्लाइड प्रॉमिस, एक कॉमन सेंस से एक प्रॉमिस बन जाता है टू इंडेमनीफाई द श्योरिटी इन केस ऑफ श्योरिटी इनकर्स लाइबिलिटी, कि जो डेटर है उसे इंडेमनीफाई करना पड़ेगा श्योरिटी को, यानी श्योरिटी को पैसा देना पड़ेगा अगर श्योरिटी इनकर करता है लाइबिलिटी को, अगर श्योरिटी उसकी लाइबिलिटी को पे करता है। सो ये क्या बन जाता है, इम्प्लाइड प्रॉमिस बन जाता है। सो इस लाइन को आपको हाईलाइट कर लेना है। ये हम नोट करते हैं कि जब प्रिंसिपल डेटर रिक्वेस्ट करता है श्योरिटी को श्योरिटी की तरह एक्ट करने के लिए, तो ये इम्प्लाइड प्रॉमिस बन जाता है कि उसे इंडेमनीफाई करना पड़ेगा श्योरिटी को और श्योरिटी उसकी लाइबिलिटी पे करता है। द ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज टू इनेबल अ पर्सन टू ऑब्टेन एन एम्प्लॉयमेंट, अ लोन, गुड और सर्विस ऑन क्रेडिट। क्या महत्व होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का, एक तो एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए, लोन लेने के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज उधार पर लेने के लिए। इसके लिए हम लोगों को श्योरिटी रखते हैं कि हम किसी को, मतलब ए के पास बी ने नौकरी करनी है, सी कहता है कि अगर बी तुम्हें कोई घाटा करेगा ना तो मैं तेरे को पैसे दूंगा, इसको तुम जॉब पे रख लो। मान लो वो कहता है कि बी को लोन दे दो, अगर ये पैसा नहीं देगा तो मैं तुम्हें लोन का पैसा वापस कर दूंगा। सी ए को बोलता है कि तुम उसे गुड्स उधार पे दे दो, अगर ये पैसे नहीं देगा वापस तो मैं तुम्हें दे दूंगा। तो ये 3 केसेस होते हैं, एम्प्लॉयमेंट, लोन, गुड्स एंड सर्विस ऑन क्रेडिट। अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अब जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है उसकी क्या फीचर्स है उसके बारे में बात करते हैं। अ गारंटी बिकम्स वैलिड ओनली व्हेन फॉलोइंग रिक्विजिट्स आर प्रेजेंट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी तभी वैलिड होती है जब ये कुछ पॉइंट्स सारे सेटिस्फाइड होती हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ 3 पार्टीज, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में 3 पार्टीज होना ज़रूरी है। फॉर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इट इज़ असेंशियल टू हैव 3 पार्टीज। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के लिए हमारे लिए 3 पार्टीज का होना ज़रूरी होता है, प्रिंसिपल डेटर, क्रेडिटर, श्योरिटी। द श्योरिटी अंडरटेक्स ऑब्लिगेशन ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ प्रिंसिपल डेटर। जो श्योरिटी है ना वो अंडरटेक करती है ऑब्लिगेशन को, यानी श्योरिटी ऑब्लिगेशन तभी करती है जब प्रिंसिपल डेटर से कहता है विद द कंसेंट ऑफ क्रेडिटर, और क्रेडिटर के कंसेंट से ये काम होता है। एग्जाम्पल देखिए, ऑन बीज रिक्वेस्ट, बी के रिक्वेस्ट पर ए प्रोमिसेस द एम्प्लॉयर ऑफ बी। जो बी की रिक्वेस्ट के ऊपर जो ए है वो प्रॉमिस करता है बी के एम्प्लॉयर को मान लो ई बोल लो, इफ़ बी मेक्स अ डिफ़ॉल्ट, अगर बी कोई भी काम करता है, डिफ़ॉल्ट करता है, तो ही शैल मेक द सेम गुड द सेम टू हिम, तो उसे वो गुड कंडीशन में लाएगा अगर बी उसको कोई लॉस में ला देता है। दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, 3 पार्टीज का प्रेजेंट है। नेक्स्ट देखिए, इफ़
ए एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी, अगर ए किसी कॉन्ट्रैक्ट में आता है बी के साथ, एंड सी विदाउट विद बी एंड सी, बी और सी के साथ, विदाउट एनी कम्युनिकेशन विद बी, बी के बिना कोई कम्युनिकेशन के, undertakes for a consideration moving from A to indemnify A against the damage that they may arise from a breach of B's obligation, this will not make C a surety or given. So ये जो एग्जाम्पल है ये हम एंड में करेंगे, उससे पहले हम सेकंड पॉइंट के ऊपर चलते हैं। पहला फीचर हो गया कि एग्जिस्टेंस ऑफ थ्री पार्टीज, तीनों पार्टीज का होना जरूरी है। आगे है एग्जिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल डेट। A contract of guarantee presupposes the existence of a liability. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में क्या होता है, वो पहले से हम प्री सपोज करते हैं कि लाइबिलिटी की एग्जिस्टेंस तो होगी ही होगी, इन्फोर्सेबल एट लॉ, लॉ के द्वारा। इफ़ नो सच लाइबिलिटी एग्जिस्ट, अगर लॉ के नज़रों में कोई लाइबिलिटी नहीं आती, देयर इज़ नो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अगर कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है लाइबिलिटी की, तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में लाइबिलिटी होती ही होती है। तो जो हमने अभी करा था ना एम्प्लॉयमेंट में, तो एम्प्लॉयमेंट के केस में लाइबिलिटी कैसे अराइज हो सकती है उसकी भी हम बात करेंगे। इन अदर वर्ड्स, देयर मस्ट बी अ प्राइमरी लाइबिलिटी इन सम पर्सन अदर देन द श्योरिटी। सो प्राइमरी लाइबिलिटी होनी चाहिए दूसरे पर्सन की श्योरिटी के अलावा। द वर्ड लाइबिलिटी as used in section 126 means a liability which is enforceable in law। का मतलब है वो लाइबिलिटी जो लॉ के अगेंस्ट हम इन्फोर्स की जा सकती है, मीन्स इसके अगेंस्ट हम केस कर सकते हैं। हैंस इफ द लाइबिलिटी डजेंट एग्जिस्ट देयर कांट बी अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। पी गिव्स गारंटी टू क्यू, पी क्यू को गारंटी देता है फॉर द पेमेंट ऑफ टाइम बैरिड डेट ड्यू फ्रॉम आर। पी क्यू को गारंटी देता है कि जो उसने पैसे लेने हैं आर से, उसकी मैं तेरे को गारंटी देता हूँ। दिस इज़ नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इसीलिए नहीं है, तीन पार्टीज का तो प्रेजेंस है, बिकॉज द प्राइमरी लाइबिलिटी बिटवीन क्यू एंड आर इज़ नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। क्योंकि क्यू एंड आर के बीच में जो प्राइमरी लाइबिलिटी है वो लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है। द डेट इज़ टाइम बार्ड, जो डेट है वो टाइम बार्ड है। इन केस पी पेज द लो अमाउंट, अगर पी पैसा दे भी देता है, ही कांट रिकवर इट फ्रॉम आर, क्योंकि ये टाइम बार्ड है। टाइम बार्ड क्या होता है ये भी हम बाद में करेंगे। नेक्स्ट है सेपरेट कंसिडरेशन बिटवीन द श्योरिटी एंड द क्रेडिटर नॉट नेसेसरी। कोई सेपरेट कंसिडरेशन जो होती है श्योरिटी और क्रेडिटर के बीच में वो नहीं होनी नहीं ज़रूरी है। अब इसका क्या मतलब है पढ़ते हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट देयर शुड बी डायरेक्ट कंसिडरेशन बिटवीन श्योरिटी एंड क्रेडिटर। अब कंसिडरेशन का क्या मतलब है ये भी हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए कि श्योरिटी एंड क्रेडिटर के बीच में कोई डायरेक्ट कंसिडरेशन ना भी हो सकती है। तो श्योरिटी नीड नॉट टू बी बेनिफिटेड, श्योरिटी को कई बार बेनिफिट नहीं भी होता। इट इज़ सफिशेंट फॉर द पर्पस ऑफ कंसिडरेशन दैट समथिंग इज बीइंग डन और सम प्रॉमिस इज मेड। इट इज़ प्री अज्यूम्ड दैट द कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय प्रिंसिपल डेटर, जो कंसिडरेशन प्रिंसिपल डेटर रिसीव कर रहा है, इज सफिशेंट कंसिडरेशन फॉर द श्योरिटी। मान लो डेटर को पैसा मिल रहा है, लोन मिल रहा है, तो ये कंसिडरेशन इनफ है श्योरिटी के लिए। ये नहीं कि श्योरिटी को भी उसके बदले में कुछ मिलना चाहिए अगर हमारे डेटर को लोन मिल रहा है। So section 127 clearly says that anything done or any promise made for the benefit of principal debtor, अगर कोई फ़ायदा होता है प्रिंसिपल डेटर का, कोई प्रॉमिस होता है प्रिंसिपल डेटर के लिए, मे बी सफिशिएंट कंसिडरेशन टू द श्योरिटी फॉर गिविंग द गारंटी। ये सफिशिएंट है श्योरिटी के लिए कि वो गारंटी दे इस बिहाफ के ऊपर, क्योंकि बेनिफिट मिल रहा है किसे किसे मिल रहा है बेनिफिट, इसको हमारे प्रिंसिपल डेटर को। एग्जाम्पल पर पढ़ते हैं। सो यहाँ पर हमारी एग्जांपल है कि जे ने कॉम्पैक्ट कंप्यूटर्स दिए हैं के को 15,000 के उधार के ऊपर, राइट, और किसकी गारंटी पर, पी की गारंटी पर। अब पी गारंटी करता है पेमेंट इन कंसिडरेशन ऑफ जेज प्रॉमिस टू डिलीवर द कॉम्पैक्ट कंप्यूटर्स, कि वो कॉम्पैक्ट कंप्यूटर्स दे दे के को। दिस डिलीवरी टू के सफिशिएंट कंसिडरेशन फॉर द गारंटी गिवन बाय पी। ये सफिशिएंट कंसिडरेशन है कि मान लो के को अपनी डिमांडेड चीज़ मिल रही है, तो पी के लिए ये एक सफिशिएंट कंसिडरेशन है। पी को इससे ज़्यादा और कुछ नहीं डिमांड करना चाहिए या फिर कुछ नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए के से। सो यही पॉइंट था हमारा, सेपरेट कंसिडरेशन बिटवीन श्योरिटी एंड क्रेडिटर नॉट नेसेसरी। जो पैसा दे रहा मीन्स जो आपको चीज़ दे रहा है या फिर जो पैसा आपको दे रहा है क्रेडिटर, उसका
और जो आपकी गारंटी ले रहा है उसकी कुछ सेपरेटली ना अलग से कोई कंसिडरेशन नहीं बनती है। यही इस पॉइंट का मतलब था। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रिंसिपल डेटर नीड नॉट टू बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। जो प्रिंसिपल डेटर है ना, जो पैसा ले रहा है, उसे कॉम्पिटेंट होने की नहीं ज़रूरत है फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट। ऑल्दो द क्रेडिटर एंड द श्योरिटी मस्ट बी कैपेबल फॉर एंटरिंग द कॉन्ट्रैक्ट। जो पैसा दे रहा है और जो श्योरिटी दे रहा है उनका कैपेबल होना ज़रूरी है कॉन्ट्रैक्ट में आने से पहले। येट द प्रिंसिपल डेटर नीड नॉट टू बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। इन सच अ केस द प्रिंसिपल डेटर इज नॉट लायबल एंड द श्योरिटी इज लायबल फॉर द प्रिंसिपल डेटर। सो कुछ ऐसा अगर केस होता है जिसमें जो प्रिंसिपल डेटर है, मतलब जिसमें प्रिंसिपल डेटर लायबल नहीं होगा एंड श्योरिटी और प्रिंसिपल डेटर लायबल होगा, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सो इज कॉल्ड श्योरिटी इज रिगार्डेड नॉट एज अ कोलैटरल बट एज अ प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट। इन फैक्ट इन अ केस देयर कैन नॉट बी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इन ट्रू सेंस। सो ये जो इन सच केस वाला पॉइंट है ये हम फिर से करेंगे, इसकी एग्जाम्पल भी हम फिर से करेंगे। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। राइटिंग नॉट नेसेसरी, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है ये ऑरल भी हो सकता है। Section 126 clearly declares that guarantee may be either oral or written. Hence, it is not necessary that a guarantee should be writing. Surety's liability is secondary. जो श्योरिटी ले रहा है उसकी लाइबिलिटी सेकेंडरी होती है। ये एक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है हमारी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की फीचर है। इट इज़ डिपेंडेंट ऑन प्रिंसिपल डेटर्स डिफॉल्ट। अगर प्रिंसिपल डेटर का डिफॉल्ट होता है तब ये होगा। इट मे बी नोटेड दैट द प्राइमरी लाइबिलिटी इज ऑन द प्रिंसिपल डेटर। जो पैसा ले रहा है उसकी लाइबिलिटी है, द श्योरिटी हैज़ सेकेंडरी लाइबिलिटी, उसकी सेकेंडरी लाइबिलिटी होती है। दैट इज श्योरिटी बिकम्स लायबल। श्योरिटी लायबल होगी ओनली व्हेन द प्रिंसिपल डेटर फेल्स टू परफॉर्म द प्रॉमिस। तभी लायबल होगी जब जो श्योरिटी है वो लायबल हो जाती है। श्योरिटी लायबल ओनली व्हेन द प्रिंसिपल डेटर फेल्स टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस। जब जो प्रिंसिपल डेटर है उसका डिफॉल्ट हो जाता है, वो नहीं पे कर पाता, तो उस केस में जो श्योरिटी है वो लायबल होगी। नेक्स्ट है फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एब्रिमम फिडी, मीन्स अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एब्सोल्यूट गुड फेथ। इसका मतलब क्या है ये आपको प्रॉपरली मैं बताऊंगी। And therefore, it is not necessary for the principal debtor or the creditor to disclose all material facts to the surety. जितने भी material facts हैं इस वजह से contract of absolute good faith नहीं है। contract of guarantee means जो contract of guarantee है, contract of जो guarantee है that is not equals to contract of absolute good faith। इस वजह से सारी की सारी मटेरियल फैक्ट्स श्योरिटी को बताना नहीं ज़रूरी होती, बिकॉज ही एंटर्स इनटू प्रिंसिपल डेटर ऑफ द क्रेडिटर टू डिस्क्लोज नहीं नेसेसरी होती उस कॉन्ट्रैक्ट में आने से पहले। हाउ एवर द फैक्ट विच इज़ लाइकली टू अफेक्ट द श्योरिटीज डिसीजन मस्ट बी ड्यू। सारी मटेरियल इन्फॉर्मेशन बताने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जो श्योरिटी के डिसीजन को इम्पैक्ट डाल सकती है ना, द थिंग्स that are likely to affect the surety's decision, वो उसे truly disclose करनी चाहिए। It may further be noted that any guarantee which the creditor has obtained by means of keeping silence, कोई भी गारंटी अगर क्रेडिटर को मिली है चुप रहकर as to material circumstances is invalid। अगर क्रेडिटर ने कुछ नहीं बताया, कोई एग्जाम्पल इसकी हम लें, उसकी एग्जाम्पल से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। चुप रहने पर अगर क्रेडिटर को गारंटी मिली है तो वो इनवैलिड मानी जाएगी। अब एक केस करते हैं, लीडिंग केस है ये, लंडन जर्नल ओमनीबस कंपनी वर्सेस हॉलोवे 1912 2 KB 72। फैक्ट ऑफ केस, द डिफेंडेंट श्योरिटी, डिफेंडेंट मतलब जिसके ऊपर केस हुआ है श्योरिटी है, वो वाज इन्वाइटेड टू गिव अ गारंटी फॉर द फिडेलिटी ऑफ प्लेंटिफ। प्लेंटिफ मतलब जिसने केस करा है, फॉर द फिडिलिटी मतलब लॉयल्टी, फिडिलिटी का मतलब होता है लॉयल्टी ऑफ प्लेंटिव सर्वेंट। उसने इसको
लॉयल्टी के बिहाफ पर गारंटी दी। द एम्प्लॉयर हैड अर्लियर डिसमिस्ड हिम फॉर डिसऑनेस्टी, एम्प्लॉयर ने एक बंदे को निकाल दिया था डिसऑनेस्टी की वजह से, बट डिडंट डिस्क्लोज दिस फैक्ट टू श्योरिटी, लेकिन उसने श्योरिटी को ये चीज़ नहीं बताई। द सर्वेंट कमिटेड एम्प्लेसमेंट, अब क्या डिसीजन आया, द श्योरिटी वॉज नॉट लायबल बिकॉज ही वुड नॉट हैव बीन प्रीज्यूम्ड टू मेड हिमसेल्फ आंसरेबल फॉर प्रीज्यूमिंग ऑनेस्ट मैन एंड नॉट द नोन थीफ। ये एग्जाम्पल आपको प्रॉपरली तभी समझ लगेगा जब आपको इसका पीछे का बैकग्राउंड पता चलेगा। तो वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन। उससे पहले बढ़ते हैं एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट and hence must satisfy all the essential elements of valid contract। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एक कॉन्ट्रैक्ट ही होते हैं, इस वजह से इसे सारे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट से जितने भी एसेंशियल उसे सेटिस्फाई करने पड़ते हैं। एग्जाम्पल है कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टीज शुड बी फ्री, सभी पार्टीज का कंसेंट फ्री होना चाहिए। श्योरिटी अपनी मर्जी से श्योरिटी बना होना चाहिए, क्रेडिटर अपनी मर्जी से पैसे दे रहा हो और डेटर अपनी मर्जी से पैसे ले रहा हो और श्योरिटी को कह रहा हो। देर इज़ नो इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, कोई इम्पॉसिबिलिटी नहीं है परफॉर्मेंस की, मीन्स लोन लेने की कोई इम्पॉसिबिलिटी नहीं है, लोन वापस रीपे करने की इम्पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर डिफ़ॉल्ट आता है तो श्योरिटी की देने की इम्पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में क्या डिफरेंस है उसकी हम बात करते हैं। सो फॉलोइंग आर द मेन पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। पहला हमारा पॉइंट है पार्टीज। इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी देयर आर टू पार्टीज, दैट इज इंडेमनीफायर और इंडेमनीफाइड। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में तीन पार्टीज होती है, प्रिंसिपल, डेटर, क्रेडिटर और श्योरिटी। कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करें, सो इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, देयर इज ओनली वन कॉन्ट्रैक्ट दैट इज बिटवीन इंडेमनीफायर एंड इंडेमनीफाइड, whereas in contract of guarantee there are three contracts, one between creditor and debtor, one between simply creditor, secondary debtor, इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच और इन दोनों के बीच, आपको ऐसे लिख लेना है, राइट। नेक्स्ट है लाइबिलिटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में इंडेमनीफायर की लाइबिलिटी प्राइमरी होती है एंड इंडिपेंडेंट होती है, मीन्स वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती, तो देनी ही पड़ेगी अगर कोई लॉस होगा, इन केस ऑफ लॉस, ओके। While in contract of guarantee, liability of surety is secondary, that is it arises only on default of principal debtor, ये secondary होती है। The primary liability is that the principal is of principal debtor, जिसने पैसा लिया है उसकी liability principal primary है। Purpose of contract की बात करें, contract of indemnity is for making good the loss, but लॉस की वजह से गुड बनाना कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इंडेमनिटी है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज टू प्रोवाइड नेसेसरी सिक्योरिटी टू द क्रेडिटर अगेंस्ट हिज एडवांसेस, जो उसने एडवांस दिया है उसके अगेंस्ट उसे सिक्योर करना, उसे क्या करना, सिक्योर करना। और द परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस और कंडक्ट ऑफ अदर पार्टी, किसी दूसरी पार्टी की वजह से अगर उसे कोई एडवांस नहीं मिल रहा, उसकी परफॉर्मेंस के लिए अगर उसे श्योरिटी दी है या फिर दूसरे पार्टी की कंडक्ट से अगर उसको एडवांसेस मिलने हैं तो उसके लिए उसको सिक्योर करना, ठीक है। ये लास्ट वाली लाइन थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, आई विल क्लियर दिस अगेन। नेक्स्ट पढ़ते हैं कंटीजेंसी। इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, इंडेमनीफायर लायबिलिटी राइजेज ओनली इन द हैपनिंग ऑफ कंटीजेंसी, कंटीजेंसी की वजह से, कंटीजेंसी अगर होगी तभी वो करेगा। वाइल इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी देयर इज एन एग्जिस्टिंग डेट और ड्यूटी, the performance of which is guaranteed by the surety. In other words, in case of indemnity the liability is contingent and in case of surety the liability is subsidiary। इस पॉइंट को, पूरे के पूरे पॉइंट को हम फिर से डिस्कस करेंगे। पार्टी इंटरेस्टेड इन ट्रांजेक्शन की बात करें, इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी द प्रोमिसर मे हैव सम अदर इंटरेस्ट इन द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में जो प्रोमिसर कर रहा है उसका और भी इंटरेस्ट हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट में, लाइक डेल क्रेडिटर एजेंट की अगर बात करें तो वो कमीशन लेता है, डेल क्रेडिटर कमीशन। डेल क्रेडिटर का मतलब क्या होता है, अगर कोई आपको बैड डेट हुआ है तो बैड डेट को जल्दी से जल्दी पैसे लेने के लिए वो आपसे फर्दर कमीशन चार्ज करता है। डेल क्रेडिटर बंदा कमीशन लेता है फॉर द प्रॉमिस टू इंडेमनीफाई हिज प्रिंसिपल एजेंट्स बैड डेट, जितने भी उसके बैड डेट होंगे उसे करवाने में उसको क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगी। सो हमने यही पढ़ा है कि जो प्रॉमिसर है ना, इंडेमनीफायर जो है उसका इंटरेस्ट अलग हो सकता है, यहाँ पे उसका इंटरेस्ट है कमीशन लेना बाय उसके लॉस को कम करवाकर, बैड डेट को क्लियर करवाकर। Whereas in case of guarantee the surety should have no other interest in transaction apart from his guarantee, उसकी गारंटी के अलावा उसका कोई कंसिडरेशन नहीं होती है। हमने पहले बात करी कि अगर डेटर को पैसा मिल रहा है, क्रेडिटर को बाद में मिल रहा है, तो ये उसके लिए सफिशिएंट कंसिडरेशन है। Rather surety is only connected with the contract except by means of promise to pay the debt। जो श्योरिटी होता है वो कनेक्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट के साथ, लेकिन मीन्स ऑफ प्रॉमिस टू पे द डेट,
क्या मीन्स होगा उसके साथ वो नहीं रिलेटेड होता, कोई भी मीन हो सकता है डेट पे करने का, राइट। एक्टिंग अपॉन रिक्वेस्ट, इंडेमनिटी, इंडेमनीफायर एक्ट्स इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी रिक्वेस्ट ऑफ द डेटर। इंडेमनिटी में क्या होता है, जो इंडेमनीफायर होता है वो इंडिपेंडेंटली एक्ट करता है विदाउट एनी रिक्वेस्ट ऑफ द डेटर और द थर्ड पार्टी। मीन्स वो खुद काम करता है, किसी तीसरे बंदी का वो काम पूछता नहीं कि मैंने ये करना है कि ये करना है। वाइल इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी द श्योरिटी एक्ट्स एज द रिक्वेस्ट ऑफ प्रिंसिपल डेटर। प्रिंसिपल डेटर जो उसे करने को बोलता है वो वैसे ही करता है, ओके। एक्टिंग ऑन रिक्वेस्ट यही था कि अब किसी के कहने पर कौन काम करता है, जो प्रॉमिस दे रहा होता है वो कैसे काम करता है। इंडेमनीफायर के केस में वो नहीं काम करता किसी की रिक्वेस्ट पे, श्योरिटी के केस में वो डेटर से पूछ के काम करता है। सब्रोगेशन की बात करें, सो इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इफ़ द प्रिंसिपल डेटर फेल्स टू पे द श्योरिटी, अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में जो प्रिंसिपल डेटर है वो नहीं पे कर पाता, तो जो श्योरिटी है वो डिस्चार्ज करवाएगा अपने उसके डेट को। ही acquires all the rights which the creditor has against the principal debtor, so वो सारे से सारे उसे पैसे दे देगा, उसके दे देगा क्रेडिटर को, तो क्रेडिटर के शू में वो आ जाएगा। इनफैक्ट द श्योरिटी स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ द क्रेडिटर एंड इज एंटाइटल्ड टू sue द प्रिंसिपल डेटर इन हिज ओन राइट्स व्हाइल ही इज इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। फिर वो इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता है कि इसको मेरा लॉस बियर करना पड़ेगा, मैंने इसका लॉस बियर करा है, तो जो मेरे को घाटा हुआ है ना इसका काम करके इसको बियर करना पड़ेगा। The indemnifier can't sue the third party in his own name क्योंकि there is no privity of contract between third party and himself। उसने तो सिर्फ एक पर्टिकुलर बंदे का, मान लो A और B का काम था, हम इंडेमनिटी का केस कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट हियर इंडेमनिटी। A और B का यहाँ पे काम था, A ने C को पैसे देने थे कि नहीं दे पाया, तो B ने C को पैसे दे दिए। अब C यहाँ से निकल गया, अब A और B की बात आई। अब इन दोनों के बीच में ना, ओके लेट्स चेंज द एग्जाम्पल। ये हम फर्स्ट जो हमने पढ़ा उसकी एग्जाम्पल की बात कर रही थी मैं, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। अब A और यहाँ पर B था, ये मैं श्योरिटी की यहाँ पे मैं गारंटी की बात कर रही थी, सो यू हैव टू कैंसिल दिस आउट। A और B है। अब A ने B को बोला कि अगर तेरे को कोई भी लॉस होगा ना R के साथ डीलिंग करने में, तो मैं तेरे को बियर करूँगा। अब यहाँ पे ये इंडेमनीफायर है, ये इंडेमनिटी होल्डर है, राइट। हमने पढ़ा है कि इंडेमनीफायर कांट स्यू द थर्ड पार्टी। कल को इसको मान लो लॉस हो गया बी को आर से डील करके। अब ए आर के ऊपर ना कोई केस नहीं कर सकता अपने नाम पर, क्योंकि इनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं था। ए और आर के बीच में क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट था? नहीं ना, तो ए आर के ऊपर स्यू नहीं कर सकता, ओके। नेक्स्ट है कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज। इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी ऑल पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। इंडेमनिटी के केस में सभी को कॉम्पिटेंट होना जरूरी है। कॉम्पिटेंट का मतलब कोई अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, कोई माइनर नहीं होना चाहिए। और हाउ एवर इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी स्पेशल केस प्रिंसिपल डेटर में भी इनकॉम्पिटेंट। जो पैसा ले रहा है वो इनकॉम्पिटेंट हो सकता है, वो माइनर हो सकता है, इनकॉम्पिटेंट हो सकता है टू कॉन्ट्रैक्ट लाइक माइनर एंड कॉन्ट्रैक्ट इज स्टिल कंसिडर्ड वैलिड। तब भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। बस जो हमारी श्योरिटी है ना वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। अब हमारे कुछ डाउट्स थे, हम उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला जो हमारा डाउट था वो ये था कि कोलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। सो कोलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट्स। यहाँ पर कोलैटरल का मतलब क्या है? सेकेंडरी है इसका मतलब। एक तो प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। सो कोलैटरल का मतलब होता है सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट। फिर उसके बाद यहाँ पर ये पॉइंट था, ये एग्जाम्पल हमारा डाउट था। इफ़ ए एंटर्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद बी एंड सी, अगर ए बी और सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं विदाउट एनी कम्युनिकेशन विद बी को कुछ नहीं पता चला, अंडरटेक्स फॉर अ कंसिडरेशन मूविंग टू ए अगेंस्ट द डैमेज दैट मे राइज टू द ब्रीच ऑफ बीज ऑब्लिगेशन, दिस विल नॉट मेक सी अ श्योरिटी फॉर लायबल इन हिज ओन नेम अगेंस्ट बी इन द इवेंट ऑफ बीज डिफॉल्ट। सो ये एग्जाम्पल जो है ये गलत थी, सो यू हैव टू करेक्ट दिस कि हमें से एग्जाम्पल को नहीं करना है, क्योंकि ये एग्जाम्पल गलत है। पहले वो बोल रहे हैं कि उसमें कोई कम्युनिकेशन नहीं थी, फिर वो कह रहे हैं उनमें कॉन्ट्रैक्ट था, तो ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, राइट। सो यहाँ पर आते हैं टाइम बार्ड। टाइम बार्ड कॉन्ट्रैक्ट डेट का मतलब होता है वो डेट जिसके अगेंस्ट हम कुछ टाइम के अंदर ही केस कर सकते हैं। मान लो आज लोन लिया और 1 महीने के अंदर अंदर हम केस कर सकते हैं। सो जो टाइम बार्ड डेट होते हैं ना, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माने जाते, क्योंकि प्राइमरी लायबिलिटी बिटवीन क्यू एंड आर इज़ नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, क्योंकि वो टाइम बार्ड है। इन केस पी पेज द अमाउंट ही कांट रिकवर इट फ्रॉम आर। अगर श्योरिटी पे भी कर देता अमाउंट को,
तब भी वो रिकवर नहीं कर पाएगा, राइट। सो टाइम बार्ड का ये है कि अगर टाइम बार्ड डेट में श्योरिटी ने पैसा दे भी दिया और टाइम निकल गया तो श्योरिटी वो अमाउंट रिकवर नहीं कर पाएगा प्रिंसिपल डेटर से, राइट। नेक्स्ट हमारा आता है डाउट, नेक्स्ट डाउट हमारा आता है यहाँ पर एम्ब्रीमेन फीडी, जिसे हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एब्सोल्यूट गुड फेथ बोलते हैं। सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एब्सोल्यूट गुड फेथ में क्या होता है, यू हैव टू मैंशन ईच एंड एवरीथिंग, हम सब कुछ मैंशन करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गुड फेथ में। इसमें फिर ये वाला केस आता है लंदन जर्नल ऑम्निबस कंपनी वर्सेस हॉलोवे। सो इसे हम करेंगे विद द बैकग्राउंड। सो हम करते हैं ये वाला केस लंदन जर्नल ऑम्निबस कंपनी वर्सेस हॉलोवे 1912 का, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। एक सर्वेंट था जो काम कर रहा था, हैड अर्लियर बीन डिसमिस्ड फॉर डिसऑनेस्टी, उसे काम से निकाल दिया गया था उसकी डिसऑनेस्टी के लिए। लेटर एम्प्लॉयर ने उसे फिर से हायर कर लिया। सो एम्प्लॉयर ने डिफेंडेंट जिसके ऊपर केस किया गया है हॉलोवे को कहा टू एक्ट एज अ श्योरिटी, कि वो श्योरिटी की तरह काम करे उस एम्प्लॉय की ऑनेस्टी के लिए, कि वो ऑनेस्टी से काम करेगा कि नहीं। द एम्प्लॉयर डिडंट डिस्क्लोज द फैक्ट दैट द सर्वेंट वॉज प्रीवियसली डिसऑनेस्ट। अब उस एम्प्लॉयर ने, यानी जो हमारा एक तरीके से क्रेडिटर बोल लो, उसने ये नहीं बताया कि पहले से मैंने सिर्फ डिसऑनेस्टी की वजह से इसे निकाल दिया था। द श्योरिटी गेव द गारंटी बिलीविंग द सर्वेंट वॉज ऑनेस्ट, लेटर द सर्वेंट्स अगेंस्ट कमिटेड फ्रॉड। द एम्प्लॉयर ट्राई टू होल्ड द श्योरिटी लायबल। अब जजमेंट क्या हुई, द श्योरिटी वॉज नॉट लायबल। यहाँ पर श्योरिटी लायबल इसलिए नहीं है क्योंकि देयर वॉज कंसीलमेंट ऑफ मटीरियल फैक्ट्स छुपाए गए थे श्योरिटी से। इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी देयर मस्ट बी अटमोस्ट गुड फेथ। द श्योरिटी एग्रीड बेस्ड ऑन बिलीफ दैट द सर्वेंट वॉज ऑनेस्ट। जो श्योरिटी है वो यही मानेगा कि सर्वेंट ऑनेस्ट था। इफ़ द ट्रूथ हैड बीन नोन द श्योरिटी वुड नेवर बीन गिवन दैट गारंटी। अगर उसे पहले से पता होता, उसे डिसमिस कर दिया गया था उसकी डिसऑनेस्टी वजह से, तो वो कभी भी उसे की गारंटी नहीं लेता। लीगल प्रिंसिपल क्या निकल के आती है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बिकम्स इनवैलिड इफ द क्रेडिटर हाइड्स मटीरियल फैक्ट्स फ्रॉम द श्योरिटी। यही हमारा पॉइंट था फिड्यूशरी रिलेशनशिप, राइट। फिड्यूशरी रिलेशनशिप, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ मटीरियल फैक्ट्स रिलीज द श्योरिटी फ्रॉम लायबिलिटी। सो जब हम नॉन डिस्क्लोज नहीं करते मटीरियल फैक्ट्स को तो वो श्योरिटी को लायबल नहीं खड़ा करता, राइट। सो हमारा नेक्स्ट डाउट था ये पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज फॉर मेकिंग गुड द लॉस बट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज टू प्रोवाइड नेसेसरी सिक्योरिटी टू द क्रेडिटर्स अगेंस्ट हिज एडवांसेस। जो एडवांस उसने दिया उसके लिए उसे सिक्योर करना या फिर प्रॉमिस करना या फिर परफॉर्म करवाना प्रॉमिस को, या फिर एक पार्टी का कंडक्ट कि वो पे करेगी। कंडक्ट को यहाँ पर कंडक्ट को इंश्योर करना एक इसका प्रॉमिस होता है। नेक्स्ट था कंटिजेंसी। इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इंडेमनीफायर लायबिलिटी अराइजेस ओनली इन द हैपनिंग ऑफ कंटिजेंसी। अगर कोई लॉस होगा तभी ये होगा, कंटिजेंसी की हैपनिंग के ऊपर ये होगा। वाइल इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी देयर इज एन एग्जिस्टिंग डेट और ड्यूटी to the perform of which is guaranteed by the surety. In other words, in case of indemnity, the liability is contingent. In the case of surety, the liability is subsisting. अब subsisting क्यों है? अगर किसी ने लोन लिया है तो liability तो देनी पड़ेगी ना, तो liability subsisting है, already exist कर रही है। And अब हम move करेंगे next topic के ऊपर। Okay, so now let's study the last topic from this chapter, rights of an indemnity holder when sued. जो indemnity holder है, अब हमें हमारे सिलेबस में आपको अगर अपनी बुक देखोगे तो उसमें बहुत सारे लोगों के राइट्स आपको मिलेंगे, लेकिन आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस द इम्पॉर्टेंट वन। जो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए मैं सिर्फ आपके साथ वही डिस्कस कर रही हूँ। और हमारे पास इम्पॉर्टेंट में क्या आता है, जो इंडेमनीफायर में मतलब इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट आता है उसमें दो पार्टीज होती है, इंडेमनीफायर एंड इंडेमनिटी होल्डर। जिसे लॉस से बचाया जा रहा है उसे इंडेमनिटी होल्डर बोलते हैं। मान लो इंडेमनिटी होल्डर के ऊपर कोई केस हो जाता है तो उसके क्या राइट्स है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 124 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर वन पार्टी विच इज इंडेमनीफायर promises to compensate the other parties which is indemnity holder for any loss. When the indemnity holder is sued, that is legal action is taken against him by the third party, his rights are given under section 125 of the act. अब इसकी डेफिनेशन आपको 124 सेक्शन में मिल रही है, लेकिन आपको इसके राइट्स 125 में दिखेंगे। राइट टू रिकवर डैमेजेस को रिकवर कर सकता है वो, ये हमने बुक में भी पढ़े थे कि जो इंडेमनिटी होल्डर है उसके पास सारे राइट्स है कि वो अपने डैमेजेस को कवर कर सकता है।
ओके वो डैमेजेस को कवर कर सकता है जो वो कंपेल कर रहा है केस के अगेंस्ट पे करने के लिए. ही मस्ट एक्ट विद इन द अथॉरिटी गिवन बाय द इंडेमनीफायर. कंडीशन यही होनी चाहिए बस कि वो इंडेमनीफायर की अथॉरिटी के अंदर काम कर रहा हो. इंडेमनीफायर ने जो इंस्ट्रक्शंस दी थी अगर उसके अगेंस्ट वो डैमेज पे कर रहा है तो वो दे सकता है. मान लो एग्जाम्पल देखो कि बी एक्ट कर रहा है एज एज इंस्ट्रक्शन एंड द थर्ड पार्टी टेक्स लीगल एक्शन अगेंस्ट बी, सो देन ए मस्ट कंपनसेट बी फॉर द डैमेजेस पेड. फिर जो बी ने डैमेजेस पे करे, फिर जो बी ने डैमेजेस पे करे हैं ना वो ए उसे कंपनसेट करेगा. नेक्स्ट आता है कॉस्ट ऑफ सूट. जितना भी लीगल कॉस्ट हमारा पड़ा होता है वो सारा इंडेमनिटी होल्डर रिकवर कर सकता है इंडेमनीफायर से. कंडीशन है कि उसे प्रूडेंटली एक्ट करना चाहिए, मीन्स एक रीजनेबल पर्सन की तरह काम करना चाहिए और इंडेमनीफायर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहिए इन द गुड फेथ. इंपॉर्टेंट पॉइंट है इवन इफ द फाइनल डिसीजन गोज अगेंस्ट हिम, अगर फाइनल डिसीजन उसके अगेंस्ट आता है ही कैन स्टिल रिकवर द कॉस्ट इफ एक्ट पॉजिटिव ऑनेस्टली. अगर उसका केस वो नहीं जीत पाया ठीक है तो तब भी वो ये चीज़ उससे रिकवर कर सकता है अगर वो ऑनेस्टली काम करता है सारा का सारा. राइट टू रिकवर अमाउंट पेड इन कॉम्प्रोमाइज़. फिर जो कॉम्प्रोमाइज़ में उसने पैसा दिया होता है वो, इफ द इंडेमनिटी होल्डर सेटल्स अ मैटर थ्रू कॉम्प्रोमाइज़ देन ही कैन रिकवर द अमाउंट. द कॉम्प्रोमाइज़ मस्ट बी लॉफुल होना चाहिए कॉम्प्रोमाइज़. इट मस्ट बी रीजनेबल एंड ये नहीं कि हमने कल को उसको कुछ इलीगल काम करने के लिए हमने केस वापस ले लिया या फिर उसने केस वापस ले लिया, हम कोई इलीगल काम कर रहे थे, तो लॉफुल होना चाहिए. इट मस्ट नॉट बी अगेंस्ट इंडेमनीफायर्स इंस्ट्रक्शंस. आपको ये हर जगह पॉइंट ऐड करना है कि इंडेमनीफायर के इंस्ट्रक्शंस के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए कोई भी कंडक्ट. राइट टू आस्क इंडेमनीफायर टू बियर लाइबिलिटी. जितनी भी लाइबिलिटी है वो उसको बियर करने के लिए वो कह सकता है. द इंडेमनिटी होल्डर कैन कॉल अपॉन द इंडेमनीफायर टू बियर द लॉस वंस लीगल लाइबिलिटी बिकम्स सर्टेन इवन बिफोर एक्चुअल पेमेंट. एक्चुअल पेमेंट से पहले वो उसे कह सकता है कि तुम ये लाइबिलिटी को बियर करो. वो इंडेमनीफायर को बोल सकता है कि वो लॉस को बियर करे लीगल लाइबिलिटी को जब वो सर्टेन हो गई है. एक्चुअल पेमेंट करने से पहले वही उसे बोलेगा कि तुम दो ये. एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो गजानन मुरेश्वर वर्सेस मुरेश्वर मदन. सो ही डजेंट ऑलवेज नीड टू वेट, ही पे फ्रॉम हिज ओन पॉकेट. उसको हमेशा ये नहीं वेट करना पड़ेगा कि मुझे अपनी पॉकेट से पे करना है, वो सीधा उसको जाके बोल सकते हैं. इस केस में ये था पॉइंट. राइट टू प्रोटेक्शन फॉर ऑनेस्ट एक्शंस. द इंडेमनिटी होल्डर इज प्रोटेक्टेड इफ ही एक्ट ऑनेस्टली, ही इज नॉट नेग्लिजेंट, ही फॉलोज इंस्ट्रक्शंस. इफ दीज आर सेटिस्फाइड द इंडेमनीफायर मस्ट कंपनसेट हिम. सो कि ये सारे काम वो करता है तो उसे प्रोटेक्शन मिलेगी अपने ऑनेस्ट एक्शंस की वजह से. कंक्लूजन में हम यही बोल सकते हैं, व्हेन द इंडेमनिटी होल्डर फेसेस लीगल एक्शन द लॉ provides full protection by allowing recovery of damages, costs and reasonable settlement amounts. These rights ensure that the indemnifier fulfill his promise and indemnity holder doesn't suffer loss. ये इसलिए होता है क्योंकि जो इंडेमनीफायर है वो अपनी प्रॉमिस को फुलफिल कर रहा है और जो इंडेमनिटी होल्डर है वो कोई लॉस ना सफ़र करे, क्योंकि यही तो हमारा मोटिव है कि हमने इंडेमनिटी होल्डर को लॉस से गुड पोजीशन में लाना है. एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.